हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली बच्चों, मैं कोर्स स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। बच्चों, मैं यहां पर आपके लिए लेकर आने वाला हूं पूरा पूरा डिटेल्ड कोर्स क्लास 10th के लिए। इस क्लास 10th के डिटेल्ड कोर्स में कई सारे की फीचर्स हैं जो बहुत यूनिक हैं। हमने पूरी तरह से डिजाइन किया, रिफॉर्म किया है चीजों को आपके लिए। उन की फीचर्स को आइए जानते हैं और समझते हैं कैसे हम कुछ अलग कर रहे हैं, कैसे हम आपके लिए कुछ नया और साइंटिफिक कर रहे हैं, क्या हम करने जा रहे हैं उन्हें समझते हैं। बच्चों, बेसिकली जो हमारी पूरी की पूरी टीम है, जिसमें सौरभ अग्रवाल सर हैं और अभय सर हैं और मैं खुद भारतेंदु सर, हम लोगों को कई साल हो गए आईआईटी पढ़ाते हुए। मुझे खुद 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मैं आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की क्लासेस भी लेता हूं। पर हमारा टारगेट क्या था बच्चों, कि जब बच्चा फाउंडेशन में हो तभी उसे ऐसा प्रिपेयर कर दिया जाए कि वो आईआईटी या 11th में आने के बाद एक जर्क फील ना करे। आप जर्क फील करते हो बच्चों, आपको लगता है एकदम से सिलेबस बढ़ गया। पर अगर आपका कंसेप्चुअल बेस स्ट्रांग है तो आपको माइग्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली वहां पे जंप करके और वहां पर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। दैट मीन्स ये कोर्स आपका परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल होगा। बच्चों, कुछ की फीचर्स हैं, आइए फटाफट जानते हैं कि क्या स्पेशलिटी है, क्या डिफरेंट है, क्या रिवॉल्यूशनरी है इस कोर्स में। आइए जानते हैं। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, ये डिजाइन किया गया है आईआईटी की टीम द्वारा। हमारी जो पूरी की पूरी फैकल्टी टीम है वो आईआईटी के लिए ऑलरेडी टीच कर रही है। पर हमारा जो टारगेट था वो फाउंडेशन में बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना। बेसिकली हर जगह पे फाउंडेशन कहा जाता है और हमारा टारगेट है कि हम रियलिटी में फाउंडेशन बनाएं। हम उस चीज के सेंस को समझें, उसका जो जूस है उसे समझें कि क्या होती है रियलिटी फाउंडेशन की। तो हमने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो आपके सामने आ रहा है। बच्चों, कंसेप्चुअल बेस पे काम करना है अपना मेन मोटिव। अगली चीज, डीपीपी। डीपीपी इज अगेन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर ऑफ आवर कोर्स। बच्चों, डीपीपी होती क्या है कि सबसे पहले आपको लेवल 1 मिले जिससे आप बेसिक क्वेश्चंस को करके कॉन्फिडेंस लाएं, किसी भी चैप्टर के बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट्स को समझें। अगला लेवल होना चाहिए आपका मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल में आप चीजों को थोड़ा सा ट्रिकी वे में करते हैं। उसके बाद से मॉडरेट के बाद से थोड़ा सा टफ लेवल में आपके कुछ कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। एंड देन फाइनली एडवांस लेवल। एडवांस लेवल विल लीड यू टू द सक्सेस। तो ये जो लेवल वाइज जो डीपीपी बनती है ये हमारा की फीचर है। हम चाहते हैं कि बच्चा इस चीज को फील करे कि आप किस तरह से लैडर को चढ़ रहे हैं। तो ये हमारा डीपीपी एक बहुत बड़ा की फीचर है जो हम लेकर आए हैं बच्चों। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, टोटली टारगेटेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। आपका बोर्ड में अगर स्कोर अच्छा होता है, लाइक अगर आप बोर्ड में 100% स्कोर करते हो तो लाइफ लॉन्ग आपके पास जो मेरिटोरियस स्टूडेंट बनने का जो एक चार्म है, जो प्राउड है, वो बना रहता है। तो बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 लाना हमारा मेन टारगेट रहेगा। और मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने पूरी चीजों को जो हम आपको देने वाले हैं आप उसे पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। मुझे 9 साल हो गए पढ़ाते हुए और मेरे कई सारे हजारों बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हैं। तो बच्चों, साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पर साइंटिफिकली डिजाइन डीपीपी। वाई दे आर कॉल्ड साइंटिफिकली? बेटा, साइंटिफिकली मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसे कंसेप्ट को उसमें पुट करना जिनका लिंक है आपका 11th से। 11th में आपका उनसे लिंक है और वो 10th में कुछ बहुत कम लेवल पे हैं। तो उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर देना जिससे आप 11th में उसे बहुत इजीली ग्रैब कर सके। तो दिस इज द साइंस दैट वी हैव अप्लाइड आवर डीपीपी। सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। बच्चों, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सोचता था कि चीजें कितनी टफ हैं, कितनी बुकिश हैं, हर लैंग्वेज अपने आप में कितनी ज्यादा टफ है। पर अगर उस लैंग्वेज को आपकी रियल लाइफ में उतार दिया जाए, उस लैंग्वेज को आपकी रियल लाइफ में उतार दिया जाए, है ना, तो आप उस चीजों को फील कर पाते हो और फील करने के बाद से चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। और सौरभ सर की इसमें स्पेशलिटी है कि वो फिजिक्स को तो इस तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब उनका स्टेटमेंट ही ये है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट यू फील। मैं हमेशा उनसे डिस्कशन करता हूं तो मुझसे कहते हैं कि सर फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट वी फील। तो उनका जो ये फंडा है बच्चों आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी हम चीजों को मैक्सिमम वे में रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे अगला जो हमारा फ्रेंडली और फेथफुलनेस है आपके लिए, उसके लिए हम प्रॉमिस्ड है बच्चों। देखिए बच्चों, आपका बेस बनाना हमारे लिए एक टारगेट है।
उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इवन दो हम रात रात भर कंटेंट पे काम कर रहे हैं जिससे हम आपको वो चीज़ें डिलीवर कर सकें। तो प्लीज़ रिलाई ऑन अस, प्लीज़ बिलीव ऑन अस। हमारा मेन टारगेट है आपके साथ फ्रेंडली होकर आपके फेथ को जीतना, और उसी फेथ के साथ में हम पूरी जंग जीतेंगे, ये हमारा वादा है बच्चों। इन द लास्ट, बट हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, इन द लास्ट देयर इज अ स्टेटमेंट दैट वी बिलीव इन एक्शन नॉट इन वर्ड्स। तो चलिए इसी स्लोगन के साथ, इसी रिवोल्यूशनरी स्टेप के साथ, इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कूदने वाले हैं कौन से टॉपिक में? क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है ये टॉपिक। तो इस चीज़ पे आज हम कूदने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में आज क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। लाइक बच्चों, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपके सामने लेक्चर का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। क्या क्या हम करने वाले हैं आज? बेसिकली हम पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन का काफ़ी महत्व है कि डेफिनेशन से ही हम समझ पाते हैं कि बेसिकली ये क्यों है, कैसा है, क्या करना है इसके बारे में। तो डेफिनेशन को हम बहुत गहराई में जानेंगे। अगली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो क्वाड्रेटिक के बारे में उसको क्वालिफाई करती हैं, उसकी क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उन पे वर्कआउट करेंगे। अगला जो पार्ट रहेगा बच्चों, उस पर हम वर्क करेंगे ग्राफिंग पे। आप देखो बच्चों, ग्राफिंग जो होती है या ग्राफिंग जो आप करते हो किसी भी इक्वेशन की, उसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में 10th में पढ़ा दिया जाता है। इवन दो बस बता दिया जाता है कि ये ग्राफ है, बस ऐसा। लेकिन बच्चों ग्राफ जो होता है ये आपके लिए 9th 10th 11th 12th में पूरा का पूरा कंसेप्चुअल बेस बनाता है, और इसका पूरा का पूरा यूज करते हो आप जेई में। सो ग्राफ इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई। तो हम ग्राफिंग पे अच्छा खासा काम करने वाले हैं आज। उसके बाद से अपना क्या रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज, उस पर भी हम वर्कआउट करेंगे। तो चलिए फटाफट आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इस खूबसूरत लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं चीजों को। बच्चों देखिए, वर्ड क्वाड्रेटिक, वर्ड क्वाड्रेटिक इज बेसिकली यू कैन से इट एज अ क्वाड। क्वाड का जो मीनिंग होता है बच्चों, लैंग्वेज में आप देखोगे देयर आर टू लैंग्वेज जो जनरली चलती हैं, एक होती है ग्रीक, दूसरी होती है रोमन। तो इन दोनों में वर्ड्स के अपने अपने मीन होते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको क्वाड का मतलब 4 मिलेगा और कहीं कहीं पे इसका मतलब 2 भी होता है। तो ये 2 को यहाँ से लिया गया है, 2 को यहाँ से लिया गया है कि क्वाड मतलब होता है 2, क्वाड मतलब होता है 2। मतलब सर यहाँ पर 2 का क्या सिग्निफिकेंस है? तो बच्चों आइए समझते हैं उसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इक्वेशन है और दूसरी चीज जो है वो पॉलिनोमियल, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हमने रिप्रेजेंट किया एफ ऑफ एक्स। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसे पी ऑफ एक्स भी तो लिख सकते हैं। कोई इशू नहीं है बेटा, आपको जैसा लिखना है वैसा लिखिए, बस ये अंदर जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में एक्स इज द वेरिएबल, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में एक्स इज द वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल लिखा जिसे कुछ मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, जिसका चेहरा कुछ इस तरह से है, जिसका फेस कुछ इस तरह से है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको x इज अ वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी गई है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी गई है? 2। तो इस क्वाड को जो हम अभी तक समझ रहे थे, इस क्वाड को यहाँ से इनहेरिट किया गया है, यहाँ से इनहेरिट किया गया है कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की? 2। यहाँ तक आई होप क्लियर है बच्चों। पॉलिनोमियल जो होता है ना वो डिफरेंट होता है किससे? इक्वेशन से। सर कैसे? बच्चों डिफरेंट ऐसे होता है कि जो आपका ये पॉलिनोमियल है उसके आरएचएस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इक्वल टू में उसके कुछ नहीं मिलेगा। वेयर एज व्हेन यू जंप इनटू द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से कंपेयर कर दीजिए, पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से कंपेयर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? वो एक इक्वेशन बन जाएगी सर, बिकॉज इट इज इक्वेटिंग टू समथिंग, because it is equating to something, that's why it becomes an equation. तो यहाँ पर ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे जरा फॉर्म करते हैं। बच्चों देखिए ध्यान से, px क्या था आपके लिए? px अगर नोटिस करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। उठा के सॉरी उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू सम कांस्टेंट, इक्वल टू सम कांस्टेंट। पर बच्चों ये कांस्टेंट क्या होगा? दैट कैन बी एनी नंबर,
एनी नंबर। बट सर बहुत ज़्यादा देखा गया है कि चलन में क्या है, जीरो। चलन में क्या है भैया, जीरो। आजकल फेमस कौन है, जीरो है। तो इक्वल टू में क्या रख देते हैं अपन खूबसूरती के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने बहुत ज़्यादा देखी है। अब यहीं से आते हैं हम डेफिनेशन पे। बच्चों डेफिनेशन देखिए, अगर आप डेफिनेशन पे जंप करोगे बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से होता है। एनी पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एनी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का सर, ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर, अब यहाँ पर डेफिनेशन के की पॉइंट्स आ रहे हैं, वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके सर, ए जीरो हो गया तो क्या होगा बच्चों, अगर ए जीरो हो गया तो यहाँ पर जीरो आ गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो, पूरा टर्म ही जीरो हो गया। जब पूरा टर्म जीरो हो गया सर, तो उससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाला पावर चला गया, मिनिमम मैक्सिमम पावर जो बची वो क्या हुई, वन। तो ये क्वाड्रेटिक बचा क्या, नहीं। इसीलिए कंपल्सरीली क्या होना चाहिए, ए को जीरो नहीं होना चाहिए कंपल्सरीली। साथ ही साथ यहाँ पर आप लिखेंगे बी एंड सी कैन बी एनी वैल्यू, कैन बी एनी वैल्यू, समझ गए, बी और सी कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ आप बोलोगे कि ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स। कैसे होने चाहिए बच्चों, रियल नंबर्स होने चाहिए, एबीसी क्या होने चाहिए, रियल नंबर। तो एक चीज हम और समझे सर कि ये रियल नंबर होने चाहिए, ओके। और ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, ओके। फॉर अ पॉलिनोमियल टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए should not equal to 0 and b and c can be any value but a b c should belongs to रियल नंबर। कहां से बिलोंग करने चाहिए वो, रियल नंबर से। ये डेफिनेशन के बिल्कुल बारीक पॉइंट आपने देख लिए हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये आपका पूरा का पूरा जो डेफिनेशन हमने पॉलिनोमियल का बनाया, किसका बनाया बच्चों, पॉलिनोमियल का। आगे आप बढ़ोगे तो इस डेफिनेशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। अगर मान लो यही चीज क्या होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर यही चीज क्या होती बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, तो आप क्या कहते, कुछ नहीं सर, जो आपका पॉलिनोमियल है उसे किसी वैल्यू से इक्वेट कर दीजिए, और जनरली किससे करते हैं हम, जीरो। तो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। ओके सर, चलिए ये तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया, अब कुछ और बातें समझते हैं इसके बारे में, इसका पोस्टमार्टम कर डालते हैं। तो पोस्टमार्टम करते हैं अगली स्टेप में, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम कर देते हैं इसका। तो पोस्टमार्टम क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ये वैल्यूज कैसी हैं बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो यहाँ पर भी 5 है, मान लो 5 यहाँ पर भी 5 है, यूएसए में भी क्या होगा 5, चाइना में भी क्या होगा 5, इस तरह से वो हर जगह पर 5 होगा, उसकी डेफिनेशन फिक्स है। जबकि x जो है, यहाँ पर आपके पास जो x है, दिस इज द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। वेरिएबल मतलब सर बेटा ये एक बॉक्स है, समझ रहे हो आप, ये एक बॉक्स है, इसमें उठा के आप कुछ भी रख दो, इसमें उठा के आप कुछ भी रख दो, जिसका जो मन करता है वो रख दो। तो ये दिस बॉक्स कैन कंटेन एनी वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल। एक्सेलेंट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया आपका x। अब सर इसको हम पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, यहाँ पर बच्चों टर्म्स के हिसाब से पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म बहुत मैटर करती है, ये टर्म बहुत ज्यादा मैटर करती है सर, कैसे, तो देखिए बच्चों, ये वाली टर्म को अगर आप नोटिस करोगे तो दिस टर्म हैज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जिस वेरिएबल में आपके सामने क्वाड्रेटिक है उसकी हाईएस्ट पावर किस टर्म में है, इस टर्म में। तो इस टर्म का अलग से नाम है क्या, लीडिंग टर्म। कौन सा टर्म कहलाता है बच्चों, ये लीडिंग टर्म कहलाता है। क्यों लीड कर रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पावर है, तो ये लीडिंग टर्म हो गया। और लीडिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट्स होता है, कोएफिशिएंट क्या सर,
बेटा किसी भी टर्म में वेरिएबल को छोड़ने के बाद से जो कांस्टेंट बचता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ने के बाद से जो बचा है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो उसका जो कोएफिशिएंट कहलाता है लीडिंग टर्म का, वो कहलाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है बच्चों, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, ए। लीडिंग टर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर, पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, लीडिंग टर्म। तो आई थिंक आपको लीडिंग टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट समझ में आ गए। तो बच्चों पिछली डेफिनेशन से आप समझ सकते हो कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था ऑल अबाउट द डेफिनेशन। चलिए बच्चों आगे चीजों को देखते हैं। डेफिनेशन के बाद से हम उतरने वाले थे कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो बच्चों मैं रूट्स पे, जीरोस पे, सॉल्यूशंस पे बाद में आऊंगा, पहले आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। तो पॉलिनोमियल के बजाय हम डायरेक्टली स्किप करते हैं सीधे इक्वेशन पे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता, ये पॉलिनोमियल होता। आपने ये सामने फॉर्म ले लिया। बच्चों यहाँ पर एक आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डी से। और बच्चों मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है कि ये डिसाइड करेगा कि पॉलिनोमियल या इक्वेशन किस तरह की होगी, उसके सॉल्यूशन या जीरोस किस तरह के होंगे। मतलब दिस इज द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहाँ पे डी जो होता है उसे कैसे बनाया जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखिए। वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब जो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है, मिडिल टर्म जो है उसका जो कोएफिशिएंट है, या फिर आप कहिए मिडिल टर्म मत कहिए, जो लीनियर पावर वाला टर्म है, लीनियर पावर वाला टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो कहलाएगा बी। क्योंकि बच्चों हो सकता है कि पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हो, आप खुद सोचिए, हो सकता है कि पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हो बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या बन गया, ये। तो क्या ये बी होगा, नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हम मिडिल टर्म ना कहें, बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर बी हमेशा वो कोफिशिएंट है जो लीनियर टर्म का है। लीनियर टर्म मतलब जिसके हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पर क्या बन गया, बी। तो बी उठा के यहाँ पे अपन ने रख दिया और उसका स्क्वायर किया, माइनस किया 4 इंटू ए इंटू सी। बच्चों यहाँ पर ए बी सी जो है इनको पिक करते वक्त आपको साइन का ध्यान रखना है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं, प्लस। अगर कभी माइनस होते हैं तो माइनस साइन इसमें आ जाएगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द फीचर, डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स, डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके सर, चलिए तो डी का पूरा अपन यहाँ पर छोटा सा 10th के लेवल का चार्ट देख लेते हैं। जैसे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में दे रहा हूँ तो आपको ये डी का जो चार्ट है, डिस्क्रिमिनेंट का चार्ट है, मैं इसे टच करूंगा 11th तक। देयर आर 2 चार्ट्स। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो चार्ट का पार्ट 1 है, चार्ट का पार्ट 1 है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो चार्ट का पार्ट 1 है। तो उसके बाद सेकंड पार्ट कब दूंगा मैं, जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे, चैप्टर खत्म होगा तब मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर पार्ट 1 देखिए बच्चों। पार्ट 1 मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट या कोई भी चीज जो डी है वो क्या क्या हो सकती है, डी इज अ नंबर बेसिकली। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कैलकुलेट होगा तो इट विल बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इट कैन बी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, समझिए। सबसे पहले या तो वो क्या हो सकती है, जीरो, या वो क्या हो सकती है, नॉट इक्वल टू जीरो। या वो क्या हो सकती है, जीरो, या फिर क्या हो सकती है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब बच्चों नॉट इक्वल टू जीरो वाला जो केस है इसे हम थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं। ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पर लेस देन जीरो। ठीक है, मतलब डी जो है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है और यहाँ पर डी क्या है, लेस देन जीरो। जब डी इज नॉट इक्वल टू जीरो और यहाँ पर डी इक्वल टू जीरो। बच्चों डी इक्वल टू जीरो बहुत ही स्पेसिफिक केस है। यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे डी इक्वल टू जीरो के केस में सीधा सीधा कहेंगे कि रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इक्वल, इक्वल एंड रियल। आप क्या कहोगे बच्चों, रूट्स इक्वल और रियल है। यहां पर जब d इज नॉट इक्वल टू जीरो, d इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो d क्या हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। d अगर जीरो से छोटा है तो ये पूरी की पूरी कहानी पहुंच जाती है इमेजिनरी रूट्स में, इमेजिनरी रूट्स में, इमेजिनरी रूट्स में। चार्ट छाप लो दिमाग में बिल्कुल। और यहाँ पर जब ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होते हैं, रियल रूट्स, रियल
एंड, और स्पेसिफिकली बोलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कैसे बच्चों? रियल और डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, कभी सेम नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देख लिया डी के बारे में, चार्ट पढ़ा हमने, जो पार्ट 1 था, पार्ट 2 चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो यहाँ पर आई थिंक सभी को चार्ट समझ में आ गया होगा कि डी जो होता है या तो वो 0 के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो एक बार बड़ा हो सकता है और एक बार छोटा हो सकता है। जब छोटा होगा तो हमेशा क्या फिक्स हो गए? इमेजिनरी रूट्स होंगे। और जब बड़ा हो गया तो क्या फिक्स हो गए? रियल रूट्स होंगे। और साथ ही साथ क्या होंगे बच्चों? डिस्टिंक्ट, इस पे कंसंट्रेट करें, डिस्टिंक्ट रूट। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल। यहाँ पर आप बोलोगे रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल तो हुए पर इक्वल हो गया, और यहाँ पर रूट्स क्या थे? डिस्टिंक्ट। दोनों केस हमको समझ में आ गए। चलिए बच्चों, अब फटाफट इसके बारे में और कहानी देखते हैं कि यदि, सुनिएगा ध्यान से, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नाम का जो आपको पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन देके रखी है, यदि उसमें जो ए है, ए मतलब क्या हो गया? लीडिंग कोफिशिएंट जो हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट जो है, अगर वो क्या होता है? ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इज लेस देन 0, दो कंडीशन हो सकती हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो इसके बारे में देखिए, जब भी ए ग्रेटर देन 0 होगा और ए लेस देन 0 होगा, तो ग्राफ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ग्राफ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो चीज हम आगे जाके अभी देखेंगे। तो बच्चों, कहानी ये हुई कि ग्राफ, अगला जो टॉपिक था आपका ग्राफिंग, ग्राफिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिंग करते हैं। तो लेट अस सपोज आपके सामने अगर कभी भी इक्वेशन देके रखी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म से बताता हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर देके रखा है, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा होगा बच्चों? पैराबोला। अब सर ये क्या चीज है? बच्चों, ये पैराबोला को बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे क्लास 11th में। अभी तक क्या है? बस इसका फेस देख लो, इसकी पिक्चर देख लो, इसका चेहरा देख लो। ये होता है बच्चों इस तरह का कुछ, यू ना कहें इसको, यू मत कहिए एग्जैक्टली, ये इस तरह का होता है कुछ। देखिए, इसे कहते हैं पैराबोला। पैराबोला इज अ ग्राफ, इज अ ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ है, या फिर आप कह सकते हो फंक्शन की वैल्यूज है ये। ठीक है, तो ये ग्राफ है, इसे पैराबोला कहते हैं। पैराबोला जो होता है ये दो तरह का हो सकता है, समझिए। पैराबोला होता है दो तरह का हो सकता है। यहाँ पर इसका माउथ जो है ऊपर की तरफ ओपन है, और एक बार माउथ नीचे की तरफ ओपन है, तो इसे कहा जाता है अपवर्ड पैराबोला। और इसे कहा जाता है बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला। सिंपल सी बात है यार, वेरी इजी। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दो तरह के होते हैं पैराबोला। ठीक है सर, तो अब जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो कंडीशन बताई थी कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0, बेटा ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जाना, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? अपवर्ड। क्या हो जाएगा? अपवर्ड। यहीं से रिलेट कर देंगे वहां पे। और नीचे की तरफ जाना मतलब कैसा बच्चों? डाउनवर्ड। नीचे की तरफ जाना मतलब कैसा बच्चों? डाउनवर्ड। तो बच्चों, ये अपवर्ड के केस में पैराबोला देखो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ए क्या होगा? पीछे से रिलेट किया, पॉजिटिव। मतलब जब भी ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड। बनना पैराबोला ही है, बनना पैराबोला ही है। पर जब भी ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा बनेगा? अपवर्ड। ए जब लेस देन 0 होगा तो कैसा बनेगा बच्चों? डाउनवर्ड। तो आई थिंक यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला आप समझ गए हैं। फाइनली हम तैयार हैं पूरी की पूरी चीजों को फ्रेम करने के लिए। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा फ्रेम ला रहा हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। हमने स्टार्ट किया था तो कैरेक्टरिस्टिक में हमें सबसे पहले मिला था डी। क्या मिला था बच्चों? डी। जिसकी वैल्यू क्या थी बच्चों? ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, ठीक है, इक्वल टू 0, इसके लिए था। तो बच्चों यहाँ पर जो डी है, डी के बारे में देखिए, डी क्या क्या हो सकता था? आपने मुझे बताया था बच्चों, डी हो सकता था या तो, सुनिएगा, डी हो सकता था या तो 0 के इक्वल, या फिर डी क्या हो सकता था? डी इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता था। ये आपने मुझे बताया, ये आपने मुझे बताया बच्चों। अब जब नॉट इक्वल टू 0 था, नॉट इक्वल टू 0 था, तो समझिए यहाँ से डी क्या हो सकता था? या तो डी क्या हो सकता था? ग्रेटर देन 0। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर डी हो सकता था लेस देन 0, और यहाँ पर हो सकता था डी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर तो 0 वाला केस है।
अब सर ये दोबारा से क्यों बता रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। अब यहाँ पर आप ए को भी देखोगे, ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट को भी देखोगे अलग से। तो जो ये ए है, ये जो ए है उसके बारे में जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ए जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लेस देन जीरो भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर अपनी दो कंडीशन बनेंगी। अब दोनों ही जगह पर अपन ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज लेस देन जीरो, दोनों ही चीज देखेंगे। यहाँ पर भी कैसा हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर भी कैसा हो सकता है, ए इज लेस देन जीरो। रादर मैं ये पार्ट बाद में एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि जो आपका लेस देन जीरो वाला जो केस है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, इमेजिनरी का। किसका होता है, इमेजिनरी का। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी दो चीजें हो सकती हैं, डी इज सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, लीडिंग कोफिशिएंट कैन बी ग्रेटर देन जीरो एंड लीडिंग कोफिशिएंट कैन बी लेस देन जीरो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आप समझिएगा, जो a इज ग्रेटर देन जीरो, a इज लेस देन जीरो, यहाँ वाले केस में हमारे रूट्स कैसे थे बच्चों, इमेजिनरी। कैसे थे, इमेजिनरी। कैसे थे, इमेजिनरी। रूट्स कैसे थे, इमेजिनरी। तो यहाँ पर हम इसे यहीं पे, इस पार्ट को यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। इसके आगे हम इस चीज को नहीं देखेंगे, अभी अभी नहीं देखेंगे, एट द एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कंसेप्ट की। देन आफ्टर वी विल मूव टू दिस कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए, जब d ग्रेटर देन जीरो है, साथ ही साथ a ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पहली बात तो ये होगी कि रूट्स रियल हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, और अपवर्ड पैराबोला। समझ गए। तो इसने पूरी की पूरी बात क्या कह दी, इसने इसने पूरी की पूरी बात क्या कह दी, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा ग्राफ, आप यहीं से देख के समझ गए, अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए कि आप यहाँ तक ये कहने में आप कैपेबल हो गए कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये बस मैं चाहता हूं आपको ये सिखाना, यहाँ तक मैं ये सिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर भी क्या बनेगा बच्चों बताइए, यहाँ पर बनेगा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है कहानी। जब a लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ओके सर, तो यहां तक हम ये बता पाए कि पैराबोला अपवर्ड बन रहा है कि डाउनवर्ड बन रहा है। अब आगे की बात, आगे की बात, यहां पर रूट्स कैसे थे बच्चों, डिस्टिंक्ट। यहां पर रूट्स कैसे थे, डिस्टिंक्ट। यहां पर कैसे थे, इक्वल। और दोनों ही केसेस में रूट्स कैसे थे, रियल। कैसा लगा, दोनों ही केसेस में रूट्स कैसे थे, रियल। और डिस्टिंक्ट और इक्वल की बात अपन ने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर तो इमेजिनरी थे, तो हमारे काम का ये अभी नहीं है, आगे काम आएगा। तो बच्चों यहाँ पर अब ये रूट्स होते क्या है सर, बेटा देखिए ये चीजें हम बाद में निकालना सीखेंगे, पर अभी के लेवल पे आप बस ग्राफ से समझिए। दुनिया में अगर किसी भी ग्राफ पे, दुनिया में किसी भी ग्राफ पे, दुनिया का कोई भी फंक्शन, किसी भी ग्राफ पे कोई भी फंक्शन x को जितनी जगह पे कट करता है, x को एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है, उतनी जगह पे जीरो आते हैं, उतनी जगह पे जीरो आते हैं। ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर देखा द नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए नोटेशन है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच, the number of points on which the graph cuts or touch, टच तो एक ही पॉइंट पे करेगा, कट और टच is known as, is known as zeros oblique roots oblique solution of इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का जितने पॉइंट पे ग्राफ टच या कट या उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन हो गए, टू सॉल्यूशंस। ओके, और दोनों कैसे हैं बच्चों, डिस्टिंक्ट। दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। सर ये डिस्टिंक्ट वर्ड तो सुना है पीछे भी, तो उसी का यूज आगे करने वाले हैं हम। देखिए मैंने बोला कि आपके पास केस आया, मैंने बोला आपके पास केस आया कि a इज ग्रेटर देन जीरो एंड d इज ग्रेटर देन जीरो। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। a भी जीरो से बड़ा है, d भी जीरो से बड़ा है। ग्राफ क्या क्या हो सकता है सर, देखिए पहला अपन देखते हैं, पहला अपन देखते हैं यहाँ पर a इज ग्रेटर देन जीरो और d इज ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ग्राफ कैसा कैसा जा सकता है, ये देखिए, ये बनना तो पैराबोला है, वो भी कैसा, अपवर्ड। कैसा बच्चों, अपवर्ड।
तो यहाँ पर देखिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया और रियल नंबर पे कट किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 का एक क्या बन गया, ग्राफ बन गया। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप इसे तीन तरीके से बना सकते हैं। ये ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी जा सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये ग्राफ ऐसा भी जा सकता है सर कि दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो इसका ग्राफ मैक्स टू मैक्स इन तीन कंडीशन को ही फॉलो करेगा, इसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करेगा। अगला केस, आई होप यहां तक क्लियर है। तो हमने नोटिस किया कि जब a ग्रेटर देन 0 था और d ग्रेटर देन 0 था, तो रूट्स कैसे आने थे, रूट्स आने थे रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे आने थे रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर आपको रियल और डिस्टिंक्ट आपको दिख रहे हैं। और ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, दो डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। अगला अगला स्टेप, लेट अस सपोज कि a जो है वो लेस देन 0 है और d क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार फिर से रूट्स होंगे रियल और साथ ही साथ दोनों रूट्स क्या होंगे बच्चों, डिस्टिंक्ट। पर a लेस देन 0 क्या कह रहा है, a लेस देन 0 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं उसे। ये रहा, सॉरी, ये रहे आपके पास एक्सेस और आपने यहाँ पर बनाए ग्राफ, आपने यहाँ पर बनाए ग्राफ। तो बच्चों देखो, डाउनवर्ड पैराबोला किसकी वजह से, a की वजह से। डाउनवर्ड पैराबोला किसकी वजह से, a की वजह से। ये कहाँ कट कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, समझिए यहाँ पर रूट्स अगेन क्या हो जाएंगे बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पर कैसा बन रहा है, अपवर्ड। हमेशा क्या बनेगा बच्चों, अपवर्ड। यहाँ पर कैसा बनेगा, अपवर्ड। और यहाँ पर कैसा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा बच्चों, डाउनवर्ड। क्या बनेगा, डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये एक ग्राफ ऐसा बन गया। बच्चों यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं। सिमिलरली यहाँ पर पिछले केस की तरह यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या फिर यहाँ बच्चों दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये आपके सामने ग्राफिंग कर दी अपन ने दो केसेस की, ये केस और ये केस। अगला केस देखिए बच्चों, थर्ड एंड द लास्ट केस, कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है सर कि आपका जो d है वो 0 आ जाए और साथ ही साथ a क्या हो, ग्रेटर देन 0। सर d इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा बनेगा, सर आपने मुझे यहाँ पर चार्ट में बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि जब भी d इक्वल टू 0 होगा, सर जब भी d इक्वल टू 0 होगा, रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे पर इक्वल होंगे, रियल और इक्वल। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो। तो रियल और इक्वल और दो। तो सर दो कैसे दिखाओगे आप, और रियल और इक्वल भी होना चाहिए। इक्वल होना और दो होना, दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लेटर सपोज हमने ये बनाया एक्सेस। अब हम देखते हैं कि a ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 ने आपसे ये बार बार चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, अपवर्ड। बार बार चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, अपवर्ड, अपवर्ड होना चाहिए। और ये फिक्स हो गया कि किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का। तो कैसा बनेगा, पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका पहला। पर क्या ये ऐसा बनेगा, सर आपने ये तो बिल्कुल बताया था ऐसा कि पीछे ऐसा बना हुआ है। नहीं, यहाँ पर जैसे ही d इक्वल टू 0 मिला तो आप समझ जाइए कि रूट्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, रियल तो होंगे पर साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या होंगे बच्चों, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। तो सर ये इक्वल कैसे दिखाएंगे, देखो बच्चों, ये रहा आपका फिर से एक्सिस, जो गलतियां करी उसे यहाँ पर हटाते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा, अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत ध्यान से देखिए, टच करके जाएगा, बस क्या करेगा, यहाँ पर टच करेगा, जस्ट टच करेगा एक्सिस को। तो टच किया तो यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी। लेट अस सपोज ये 5 पे टच कर रहा है, तो आप बोलोगे 5,5, 5,5 आर टू रूट्स, आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपवर्ड बन गया। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको कि जब d इक्वल टू 0 होता है तो वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ग्राफ टच करता है, कट नहीं करता। ओके, लास्ट केस, जब यहाँ पर d कैसा हो जाएगा, इक्वल टू 0 और a इज लेस देन 0। अब तो बच्चों आपको फटाफट आ जाने वाला है। सिंपल सी बात है, ये बनाया हमने बहुत तेजी से एक्सेस सर, और यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में ये लीजिए, टच करता हुआ जाएगा और ये डाउनवर्ड हमारा ग्राफ बन गया। क्योंकि रूट्स कितने हैं, रूट्स कितने हैं सर, रूट्स हैं आपके पास दो, और दोनों कैसे हैं, इक्वल। लेट अस सपोज 5,5 पे। अब ये ग्राफ कहीं भी मूव कर सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी जा सकता है,
ये ओरिजिन से भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। कहानी क्लियर है क्या? बट क्या होगा? डाउनवर्ड। तो ये हमने ग्राफ के बारे में सारी की सारी कहानी अभी हमने देखी। तो इस चार्ट को थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं, इस चार्ट को थोड़ा और अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर हमेशा क्या करेगा? यहाँ पर हमेशा क्या करेगा? टच करेगा। क्या करेगा बच्चों? टच करेगा। और यहाँ पर हमेशा क्या करेगा बच्चों? कट करेगा। यहाँ पर हमेशा क्या करेगा? पैराबोला कट करेगा। तो ये रही ग्राफिंग के बारे में सारी की सारी बातें। अब एट लास्ट जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा था कि जीरोस क्या होते हैं बेटा? सिंपल सी बात है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी कंसेप्ट में कि जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे, वो कहलाते हैं जीरोस। कोई भी ग्राफ, तो पैराबोला ने, लेट अस सपोज पैराबोला ने इंटरसेक्ट किया दो पॉइंट पे, तो दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज जीरोस। क्या कहलाते हैं ये? जीरोस। अब एक बहुत ही धांसू कंसेप्ट एट द एंड, क्लास एंड करते करते एक बहुत प्यारा कंसेप्ट मैं आपको देता हूं बच्चों। यहां पर आप देखिएगा, रूट, सॉल्यूशन और जीरोस, इन तीनों टर्म्स को बहुत इंटरचेंजेबल टर्म समझा जाता है। मतलब एक दूसरे के साथ होते हैं पर ये एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है समझिए बच्चों। जो रूट होता है ना और ये जो जीरोस होते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल बिल्कुल है, डेफिनेटली है। मतलब यहाँ पर रूट कितने हैं बच्चों? बताइए जरा फटाफट। रूट है 2, जीरोस कितने हैं? 2, बिल्कुल सेम है। पर solution is the value of the variable that satisfies the equation. Solution is the value of the variable that satisfies the equation. तो let us suppose ax square plus bx plus c में आपको 5 रखने पे क्या मिल रहा है? 0। LHS में क्या मिल रहा है? 0। LHS में क्या मिल रहा है? 0। और RHS तो पहले से ही क्या है? 0। तो 5 पुट किया तो LHS क्या बन गया? 0। RHS पहले से 0 था। तो इससे हम ये समझ गए कि 0 इक्वल टू 0 मतलब LHS इक्वल टू RHS मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कराना इसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अच्छा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल यूज कर सकते हो रूट और जीरो के लिए भी, लेकिन सॉल्यूशन और इनमें डिफरेंस क्या है? तीनों चीजों की बातें बिल्कुल सही हैं। रूट, सॉल्यूशन एंड जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सर, तो रूट और जीरोस तो बिल्कुल सेम हो गए, पर सॉल्यूशन डिफरेंट कैसे हुआ? बहुत बारीक पॉइंट है बच्चों। सॉल्यूशन डिफरेंट ऐसे हुआ कि सॉल्यूशन इज द वैल्यू। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? एक वैल्यू। केवल 5 सेटिस्फाई कर रहा है। कितना सेटिस्फाई कर रहा है? केवल 5। पर अगर क्वाड्रेटिक में आ जाओगे तो आप रूट और जीरोस को हमेशा 2 बोलोगे, क्योंकि उसके मैक्सिमम रूट या जीरोस कितने होते हैं? 2। पर सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर? 1। समझ गया बच्चों? तो रूट और जीरोस कितने हुए? 2, जबकि सॉल्यूशन कितना हुआ? 1। सॉल्यूशन इज द वैल्यू। कितनी वैल्यू है? एक ही वैल्यू है। यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे रूट, सॉल्यूशन और जीरोस, रूट, सॉल्यूशन, जीरोस, तीनों ही चीजें क्या है? 2। तो ये सारी बातें हो गई आज के लेक्चर के बारे में। हाउ डिड यू एंजॉय दिस लेक्चर? प्लीज राइट इन कमेंट, एंड हम इस चीज को बहुत तेजी से आगे स्प्रेड करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।